नेक्स्ट देखिए बेटा, किसी भी सदिश राशि का अदिश राशि से गुना तथा भाग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए एक सदिश है ए वेक्टर। एक सदिश के पास क्या होता है, उसका परिमाण ए और उसकी दिशा ए कैप से पता है। अगर मैं इसे एन से गुना कर दूं, एन से गुना कर दूं, तो बेटा एन ए वेक्टर हो जाएगा। एन एक अदिश, एक नंबर है, अदिश संख्या है, तो ये हो जाएगा बेटा एन ए इंटू ए कैप। तो इसका जो दिशा है, मान लो पूरब में जा रहा है। अब दो गुना पूरब में जाने का कोई मतलब नहीं, पूरब तो पूरब होता है, ज्यादा पूरब और कम पूरब तो होता नहीं है। मतलब किसी भी अदिश राशि से गुना करने पर उसका जो दिशा होता है वो समान रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बदल जाएगा, उसका बदल जाएगा परिमाण, और उसका जो परिमाण होगा वो हो जाएगा आपका n गुना अधिक। और यदि किसी अदिश संख्या से सदिश भौतिक राशि को भाग दे दिया जाए, जैसे सदिश है, सदिश के पास यह है परिमाण और यह दिशा, अगर मैं इसे n से भाग दूं, तो इसमें n से भाग देने पे देखिए a सदिश बटा n से भाग दे दिया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a बटा n इंटू a कैप। अब देखो इसका जो a का दिशा था वो पहले a कैप था, n से अदिश से भाग देने पर भी a का जो दिशा होगा वो a कैप ही रहेगा। फिर से अभी दिशा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिशा क्या रह जाएगा, समान रह जाएगा। लेकिन उसका जो परिमाण है वो n गुना कम हो जाएगा। परिमाण क्या होगा, n गुना कम हो जाएगा, परिमाण n गुना कम हो जाएगा। चलिए इस तरह के एक दो सवाल देखते हैं। मान लीजिए एक सदिश है a बराबर 2i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। अपने से पूछा है 2a कैप का मान बताएं। अब 2a कैप का मान क्या होगा, a कैप तो अपने पास है पहले से, अब ये कह रहा है 2a कैप बताओ, तो ये बस इतना कह रहा था कि a कैप में 2 से गुना कर दो, तो इसे 2 से गुना कर दूंगा बेटा, तो 2 इंटू 2 और a कैप का मान क्या है 2i कैप प्लस 5j कैप, तो ये क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस, ये i कैप मतलब x का इकाई सदिश है, तो ये 4i कैप, x में इसका परिमाण हो गया 4 और 2 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10j कैप। समझ में आ गया। किसी भी अदिश से किसी सदिश को गुना तथा भाग करने का मतलब है उसका परिमाण या ज्यादा कम हो जाएगा, लेकिन उसके दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और अच्छी बात, इसको पॉज करके लिख लो फिर आगे देखो, इसको पॉज करो लिखो फिर आगे देखो। देखो बेटा एक अच्छी बात और बताता हूं, मान लो कि तुम्हें यह निकालना पड़े a सदिश बटा b सदिश का मान क्या होगा, तो एक सदिश से सदिश का भाग संभव नहीं है, यह समझना जरूरी है। यह पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, यह संभव क्यों नहीं है, क्योंकि a के पास भी दिशा होगा, तो ये कुछ होगा मान लो पूरब में समथिंग, पश्चिम में समथिंग, बटा दक्षिण में पूरब में समथिंग। पूरब बटा पूरब क्या होता है भाई, पूरब बटा पूरब ना तो कटेगा, पूरब बटा पूरब ना तो कटेगा और ना ही पूरब बटा पूरब का कोई मतलब है। समझ में आया। तो a वेक्टर बटा v वेक्टर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ a वेक्टर गुना करते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा एक सदिश से दूसरे सदिश का भाग संभव नहीं है। एक सदिश को दूसरे सदिश में जोड़ सकते हैं, उसका परिमाण जुड़ जाएगा ना बेटा। मान लो पूरब की तरफ 3 न्यूटन का बल लगाया और पूरब की तरफ ही 4 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, तो पूरब की तरफ 3 न्यूटन, पूरब है इसलिए आई कैप, पूरब है इसलिए आई कैप, तो कितना हो जाएगा 7i कैप हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूं कि पूरब की न्यूटन 3 न्यूटन का बल लगाया, पश्चिम में पूरब में ही 4 न्यूटन का बल लगाया, तो दोनों का भाग बताओ। तो सेम बहुत मतलब वेक्टर का भाग संभव नहीं है। ए वेक्टर बटा वी वेक्टर नहीं कर सकते, वेक्टर को जोड़ सकते हैं, वेक्टर को घटा सकते हैं, वेक्टर में किसी अदिश से संख्या से गुना कर सकते हैं, किसी अदिश संख्या से भाग दे सकते हैं। एक सदिश में, एक सदिश में किसी अदिश से भाग दे सकते हैं, लेकिन एक सदिश से सदिश का भाग संभव नहीं है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। यदि a तथा 3a सदिश के बीच का कोण बताए, मान लो एक सदिश है a और एक सदिश है 3a, इनके बीच का कोण बताओ। तो भाई a सदिश मान लो इधर है, इसका दिशा ये दिया तो नहीं है, मान लेते हैं कि a सदिश इधर है, इसका परिमाण ये है। 3a सदिश का मतलब क्या है, इसकी दिशा इधर ही होगी और इसकी लंबाई 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि परिमाण 3 गुना है। a देखो ये क्या कह रहा है कि एक सदिश है a और एक सदिश है 3a कैप, a वेक्टर, एक सदिश है a वेक्टर और दूसरा सदिश है 3a वेक्टर, मतलब इसका परिमाण बस 3 गुना ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच की कोण कितनी होगी, 0 डिग्री। अरे आगे की तरफ है ना, पैरेलल हो गया एग्जैक्टली, ऐसे ऐसे समझो, ये a और ये हो गया आपका 3a, बताओ दोनों के बीच का कोण हो गया 0। एक आगे होता है एक पीछे होता, तब तो 180 डिग्री बनता है ना ऐसे, तो a और 3a के बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया, बहुत आसान सवाल है, कोई खास बात नहीं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें बच्चे ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। इसको देखिए, पहले एक सवाल लिखा है, एक सदिश है a 2i कैप
प्लस 3j कैप माइनस k कैप, तथा एक सदिश है 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 3k कैप। ए तथा बी सदिश के बीच का कोण क्या होगा? अब ये बीच का कोण निकालने के लिए बच्चे बहुत तिक्रम लगाते हैं, लेकिन ये बड़ा आसान है, क्योंकि इसके परिमाण और दिशा पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो बी को मान लो बी में से इस बी जो सदिश है 6i कैप 9j कैप माइनस 3k कैप, इसमें से 3 बाहर निकाल देता हूं मैं, 3 कॉमन निकाल लेता हूं, निकाल सकता हूं। तो ये क्या बचेगा 2i कैप, ये क्या बचेगा 3j कैप, ये क्या बचेगा माइनस 1k कैप, यही बचेगा बेटा। और आप देखें यहां पे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, देखो ये 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, मतलब ये तो a है, तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, मतलब 3a वेक्टर। अब बताओ ये प्रूफ हो गया कि b वेक्टर बराबर 3a वेक्टर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि b सदिश a सदिश का 3 गुना है, लेकिन उनका दोनों का दिशा समान होगा। बस देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, b वेक्टर बराबर 3 टाइम्स ऑफ a वेक्टर, इक्वल है दोनों, तो इनका a वेक्टर ये रहा, b वेक्टर 3 गुना है बस, तो इनका परिमाण 3 गुना हो गया, दिशा क्या हो जाएगा समान। दिशा एग्जैक्टली पैरेलल है दोनों का, बस फर्क क्या है कि ये मान लो a है तो ये 3 गुना ऑफ a है, दिशा एग्जैक्टली क्या होगा दोनों का सेम होगा। समझ में आया? थोड़ा सा आगे देखिए बेटा, निम्नलिखित में से किस चित्र में 30 न्यूटन का बल, मतलब बल कितना है 30 न्यूटन, 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 बल कितना है 30 न्यूटन। मैंने जानबूझ के चारों बल में 30 न्यूटन का ही बल दिखा दिया, तो 30 न्यूटन के बारे में आपको नहीं सोचना। उत्तर से 53 डिग्री पूर्व में प्रदर्शित हो रहा है, उत्तर से 53 डिग्री पूर्व में, बड़ा आसान रिप्रेजेंटेशन है। उत्तर से 53 डिग्री पूरब में, 53 डिग्री पूरब में उत्तर कहां होता है? तो जब भी इस तरह का सवाल हो उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण, तो आप एक क्रॉस बनाएंगे, क्रॉस में आगे की तरफ होगा आपका पूरब, ऊपर की तरफ होगा उत्तर, पीछे की तरफ होगा पश्चिम, नीचे की तरफ होगा दक्षिण। ये ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। अब यहां से सवाल पूछा है आपसे, 53 डिग्री पूरब से प्रदर्शित बल उत्तर से, तो उत्तर किधर है? ये रहा 53 डिग्री पूरब की तरफ, तो उत्तर से 53 डिग्री पूरब की तरफ, तो ये रहा उत्तर से 53 डिग्री पूरब की तरफ इधर प्रदर्शित हो रहा है, मतलब पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर इसको अगर नाम देने को मन हुआ, इसको क्या नाम देंगे आप? ये इधर से 53 डिग्री है, तो ये होगा 30 न्यूटन का बल साउथ से वेस्ट की तरफ, उत्तर से मतलब दक्षिण से पश्चिम की तरफ 53 डिग्री पे लग रहा है। किधर लग रहा है? दक्षिण से पश्चिम की तरफ 53 डिग्री पर। अच्छा, इसको अगर बोले नाम दो तो कितना बल है? 30 न्यूटन का। किधर है? पूरब से उत्तर की तरफ 53 डिग्री पर। यह क्या होगा? पूरब से, पूरब, ईस्ट से 53 डिग्री नॉर्थ की तरफ। बड़ा आसान है, ये तो कोई खास बात नहीं है। देखो जिधर से एंगल डिफाइन होगा उधर से, ये किधर होगा बेटा? ये होगा 30 न्यूटन का बल नॉर्थ से 53 डिग्री वेस्ट की तरफ, मतलब उत्तर से 53 डिग्री पश्चिम की तरफ। ये क्या होगा भाई? ये होगा 53 डिग्री पूरब से, कहां पे? पूरब से उत्तर की तरफ। यहां पे दिया हुआ है पूरब से उत्तर की तरफ, ऑप्शन नंबर सी में बना लिया था हमने, रिपीट हो गया ये बात। समझ में आया? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी ये 3 ऑप्शन हो जाएगा गलत, इसमें नाम ही लिखना हो जाए तो 30 न्यूटन का बल कहां से लग रहा है? उत्तर से पश्चिम की तरफ, उत्तर से पश्चिम की तरफ। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखिए, सदिश का परिमाण। किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं? परिमाण का मतलब उसका नेट वैल्यू, नेट वैल्यू। देखो मान लो एक सदिश को मैंने इस तरीके से प्रदर्शित किया, हालांकि आप जान रहे हैं कि ए वेक्टर को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते थे। किसी भी ए सदिश को गणितीय रूप से जब हम प्रदर्शित करते थे तो उसको तो यही तो लिखा था अपने, ए इंटू ए कैप। ए क्या बता रहा है? ए सदिश का परिमाण है ए, और ए सदिश का दिशा ए कैप। अगर उसको मैं ऐसे मान लूं कि देखो अपन जनरली एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई जेड स्पेस, मतलब 3D स्पेस में बात करते हैं, तो 3D स्पेस को अपन बांटते हैं एक्स की दिशा एक्स अक्ष से, वाई अक्ष और जेड अक्ष से बांटते हैं। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो कोई भी सदिश अगर कहीं भी है तो उसका जो 3 घटक होगा, उसका जो इफेक्ट होगा, एक्स में होगा, वाई में होगा और जेड में होगा। तो इधर देखो ये एक एक्स क्या है? एक्स है ए का इफेक्ट एक्स की तरफ, ए वाई क्या है? ए का इफेक्ट वाई की तरफ, और ए जेड क्या है? ए का इफेक्ट जेड की तरफ। इसको और अच्छे से समझाता हूं। देखो मान लो सदिश के घटक के बारे में बात करें। एक सदिश है ए जिसका परिमाण है ए वेक्टर का परिमाण क्या है? ए। ये थीटा एंगल पे एक्स वाई तल में लग रहा है, मतलब इधर मैंने मान लो कि बल लगाया है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का बल लगा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ऐसे समझो। कितने न्यूटन का बल लगाया साहब? मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया मैंने इस तरफ, जो कि यहां से थीटा कोण बना रहा है।
थीटा कौन बना रहा है। अब मैं पूछूं कि इस बल का एक्स में इफेक्ट क्या है, एक्स दिशा में इसका इफेक्ट कितना होगा, इस बल का एक्स अक्ष की तरफ कितना इफेक्ट होगा। तो इस बल का एक्स दिशा में जो इफेक्ट होगा वो होगा इस बल का घटक एक्स की तरफ, जिसको आप बोलेंगे एफ एक्स, और इस बल का वाई में घटक कितना होगा, एफ वाई। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आप। जो एफ एक्स और एफ वाई होगा हमेशा एफ से क्या होगा, कम। मान लो मुझे ऐसा करना है, ऐसे समझ लो इसको, मुझे किसी वस्तु पे आगे की तरफ धक्का लगाना है, मुझे इस पे आगे की तरफ धक्का लगाना है, एफ ऐसे आगे की तरफ लेके जाना है, लेकिन मैं बेवकूफ में इधर खींच के लेके जा रहा हूं। या कोई चीज देखे होगा, मतलब बक्सा है और मुझे इसको खींच के लेके जाना है, रस्सी बांधा ऐसे लटका और इधर खींच के लेके जा रहा हूं। मान लो जब तुम इसको आगे लेके जाना था तो ऐसे ना खींच के ऐसे खींचोगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इसको आगे लेके जाना। तो इस तरफ बल लगाओगे तो इसका एक घटक ही होगा आगे की तरफ, इसका एक इफेक्ट होगा आगे की तरफ जो इसको आगे की तरफ खींच के ले जाएगा, और इसका एक इफेक्ट कहां होगा, ऊपर की तरफ। तो कोई भी बल कहीं लग रहा हो, एक्स वाई तल के बीच में कहीं लग रहा हो, उसका दो घटक हो जाता है एक्स और वाई की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो अब इसको ढंग से समझाता हूं मैं, इसका मतलब क्या है। मान लो ये घटक है, तो ये असल में मिलके बना है, वाई की दिशा में इसका ये हो जाएगा। अरे बेटा यहां पे बनाओगे या सदिश को शिफ्ट करके यहां बना लो, एक ही बात है। और एक्स की दिशा में ये हो जाएगा, एक्स की दिशा में हो जाएगा। तो इस ए का भौतिक राशि का परिमाण है ए, इसका एक्स की दिशा में अगर घटक है ए एक्स और वाई की दिशा में घटक है ए वाई, जिसको आप यहां भी बना सकते हो। तो एक त्रिभुज बना रहा है। अब इस त्रिभुज में अगर एंगल यहां पे थीटा है तो इसको कॉस थीटा अगर मैं लिखूं तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो ये लंबाई होगी इसकी आधार, और ये लंबाई जो परिमाण है यहां से यहां तक वो है आपका ए। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए कॉस थीटा। उसी तरीके से साइन थीटा लिया जाए तो साइन थीटा होता है बेटा लंब बटा कर्ण। तो ये यहां से यहां तक हो गया लंब, ये हो गया आपका ए वाई, और कर्ण हो गया आपका ए। कर्ण क्या होगा आपका ए। तो यहां से देखिए तो ए वाई बराबर क्या होगा, ए साइन थीटा। तो असल में जो भौतिक राशि था वो एक्स की दिशा में नहीं था, वाई में नहीं था, ये एक्स वाई तल के बीच में इधर लग रहा था। इसका जो प्रभाव एक्स में होगा उसको एक्स से निरूपित करेंगे, और एक्स जो ए का घटक है एक्स की दिशा में उसको लिखेंगे ए, और इधर से एंगल बन रहा है थीटा, तो ये होगा ए कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। इसको देखो यहां पे प्रूफ करा है, एक्स बराबर क्या है, ए कॉस थीटा। तो जिस अक्ष से एंगल बना रहा हो थीटा तो उसकी तरफ हो जाता है ए कॉस थीटा, और उसके लंबवत ए वाई बराबर हो जाता है ए साइन थीटा। लंबवत ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो इसको ढंग से लिखो, एक बार पॉज कर दो स्क्रीन बेटा और इसको लिखो, उसके बाद समझो। मान लो इस पे बेस्ड कुछ सवाल हो अपने, जैसे इसको पॉज करके लिख लो, लिख लिया होगा, नहीं तो पीछे जाओ और पॉज करके लिखो, रिवाउंड करके पॉज करके लिखो। मान लो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, मैंने इस तरफ एक बल लगाया है एफ बराबर 30 न्यूटन 37 डिग्री पे, और मैं आपसे पूछता हूं इस बल का एक्स में घटक क्या। मतलब बल मैंने लगाया एक्स वाई तल में, लेकिन मुझे ना इस बल का एक्स में प्रभाव क्या होगा उसके बारे में बात करना है बस। तो इस बल का जो एक्स में प्रभाव होगा वो एफ का इस तरफ घटक होगा, वो होगा बेटा एफ एक्स, और एफ एक्स होता है इस बल का परिमाण। देखो इस बल का परिमाण 30 इंटू कॉस 37। 30 इंटू कॉस 37 क्या होगा, ये होगा 30, एंड कॉस 37 डिग्री होता है बेटा। बताओ कॉस 37 डिग्री क्या होता है, कॉस 37 डिग्री होता है 4/5। कॉस 37 डिग्री होता है 4/5। तो 5 से कैंसिल होगा तो ये 6, और 6 × 4 = 24 न्यूटन। तो मतलब इस बल जो एक्स वाई तल में लगा है, जो 30 न्यूटन का बल है, उसका एक्स दिशा में प्रभाव है 24 न्यूटन का। और वाई दिशा में देखा जाए तो वाई दिशा में कौन सा घटक होगा, तो जिधर एंगल बनता है उधर कॉस वाला, और जिसके अपोजिट होता है उधर साइन वाला। तो इसका ए वाई का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो होगा ए का मतलब 30 इंटू साइन 37 डिग्री। इसको लिखेंगे 30, साइन 37 डिग्री का वैल्यू होगा 3/5, इससे कैंसिल होगा 6, ये होगा 18 न्यूटन। मतलब इस बल का प्रभाव, इस बल का इफेक्ट जो वाई दिशा में होगा वो होगा 18 न्यूटन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बल को तोड़ना, उसको पार्ट में, जैसे ये 30 न्यूटन का बल था, इसको दो हिस्से में तोड़ दिया, इसके दो प्रभाव में तोड़ दिया। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, लंबवत घटक है, एक एक्स में और एक वाई में। और ये जो एक्स और वाई में जो अपने घटक लिया है, ये जो दो लंबवत घटक लिए हैं, ये हमेशा मेन फोर्स से कम होगा। अरे इसका प्रभाव इधर देख रहे हैं, मेन तो इधर है ना, इसका प्रभाव इधर और इधर देखा तो कम ही होगा। अब मान लो यहां पे एक बल है,
ढंग से समझना, फोर्स है, भौतिक राशि, अपन सदिश भौतिक राशि बल ही लेते हैं, इधर से एंगल है 30 डिग्री का, कहां से, वाई एक्स से, और एक्स एक्स से ऐसे बना है मैंने। अब इसका घटक एक्स और वाई में लेना है, तो इसका घटक एक्स और वाई में लेना बड़ा आसान होता है। ये 40 न्यूटन है एफ, तो इसका ऊपर वाला घटक होगा एफ वाई, और ये कितना होगा, तो एफ वाई आपका होगा, मेन है एफ 40, और जिधर एंगल बनता है उधर कॉस लेते हैं, कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, तो ये होगा आपका 20√3, और इस तरफ आपका होगा एफ एक्स। एफ एक्स आपका होगा एफ इंटू साइन 30 डिग्री। अब एक की वैल्यू बोलो कितना है, 40 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 20, तो ये हो जाएगा आपका 20 आई गैप। ये क्या हो जाएगा भाई, 20 आई गैप। तो आपको समझ आया, यहाँ पे एफ एक्स, ये एफ वाई है बेटा, सॉरी ये ए लिख लिया हमने, एफ वाई है, ये एफ लेना था अपने को ना, एफ की वैल्यू ये रही 30, ये रही 30, एफ साइन 37 है ना, ये एफ एक्स, ये एफ वाई। तो आपको घटक लेना समझ आया, जिधर एंगल थीटा बन रहा होगा उधर कॉस घटक होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा घटक होता है, साइन घटक होता है। इसको पॉज करो और लिखो ढंग से, लिख लिया, पॉज करके मतलब रोक के इसको ढंग से लिख लो। आगे देखो, इसमें एक दो सवाल और, मान लो ये मैं एक्स एक्सिस लेता हूं, ये वाई एक्सिस लेता हूं, और यहां पे एक ले लेता हूं मैं सदिश, ये सदिश है आपका 40 न्यूटन, इसका परिमाण कितना है 40 न्यूटन, और एक ले लेता हूं मैं इस तरफ, ये है F1 बल था, ये F2 है, ये एंगल है 37 डिग्री और ये एंगल है 53 डिग्री। इसके दोनों सदिश को एक साथ घटक तोड़ा जाए, तो जब इसका घटक तोड़ेंगे तो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में घटक तोड़ेंगे, तो 53 डिग्री, तो 40 का घटक इधर लेंगे, तो ये एक्स की दिशा में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका F1x, मतलब पहले वेक्टर का इस तरफ घटक। तो F1x बराबर होगा 40, इधर देखो 40 इंटू 53 डिग्री है, तो cos 53 डिग्री, क्या लेंगे अपन, cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री, ये 40 cos 53 डिग्री की वैल्यू हो जाती है बेटा 3/5, तो ये होगा आपका 3/5, 8 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा तेरा 24, और एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये आई कैप हो गया 24 आई कैप। और इसका जब ऊपर की तरफ लेंगे तो इस तरफ होगा, ये एंगल इधर बना रहे तो इधर हो जाएगा आपका साइन वाला, साइन वाला ऊपर में क्या लिखेंगे, तो F1y बराबर क्या होगा 40 साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री होता है 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 4/5, ये कैंसिल होगा 8, ये होगा 32 जे कैप, क्योंकि प्लस वाई में गया है तो जे कैप, तो 32 जे कैप एंड 24 आई कैप। ये क्या है, असल में 40 न्यूटन का एक्स घटक और वाई घटक है। इस 50 न्यूटन का इधर घटक लोगे तो ये होगा आपका F2x, मतलब दूसरे फोर्स का x घटक, वो होगा आपका 50 इंटू cos 37, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, साइन 53 होता है 3/5, ये होता है 4/5, तो 10, ये हो जाएगा आपका 40 आई कैप। और इसका घटक नीचे की तरफ आएगा, तो ऊपर की तरफ y एक्सिस है तो नीचे की तरफ माइनस y एक्सिस होगा, जिसका इकाई सदिश -j होगा। इसका घटक इस तरफ लेंगे तो ये होगा आपका F2y घटक बराबर होगा F2 50 इंटू साइन, इधर से एंगल थीटा बन रहा है तो इधर हो जाएगा आपका, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री 3/5, तो 50 इंटू 3/5, ये कैंसिल होगा 10 × 3 30, -30 जे कैप। माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस जे में था इसलिए प्लस जे कैप आया है, और ये माइनस था इसलिए -30 जे कैप आया है। क्लियर है क्या ये बात। अब आइए पीछे, तो ये आपने क्या किया, एक सदिश को दो हिस्से में तोड़ा, आपने उसको ब्रेक करा। एक सदिश आपके था एक्स वाई प्लेन में, उसका एक्स और वाई घटक लगाया। अब यहां पे देखो ये एक्स क्या है, ए सदिश का एक्स घटक, ए वाई क्या है, ए सदिश का वाई घटक, ए जेड क्या है, ए सदिश का जेड के तरफ घटक या उसका प्रभाव। अब मुझे इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं, फिर से यहां जाके मैं आपको समझाऊं, वेक्टर फॉर्म में लिखो, इसको पॉज करके लिख लो। आगे देखो, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, देखो बेटा ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, मेन सदिश है ये ए, अगर ये एंगल बन रहा है थीटा तो इधर होगा आपका ए एक्स जो कि होगा ए कॉस थीटा, अभी समझा दिया मैंने। ये होगा आपका ए वाई जिसको लिखेंगे ए साइन थीटा। क्या इसमें कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया।
अब देखो ध्यान से, ये जो x है इक्वेशन नंबर 1 और ये जो y है इक्वेशन नंबर 2, इनको होल स्क्वायर करके जोड़ता हूं एक बार। तो x मतलब x की दिशा में जो इस a का प्रभाव है, x एक्सिस में जो a का प्रभाव है आपका ax, जो कि होगा a cos थीटा, a का घटक किधर होगा a cos थीटा, इसको भी प्रूफ किया था मैंने, और a का ऊपर में घटक होगा a sin थीटा। अब मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं, ax का होल स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर, मतलब दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दिया है मैंने, इज इक्वल टू LHS जोड़ दिया, राइट हैंड साइड जोड़ता हूं, तो ये होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो ये होगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर को थीटा को देखा जाए तो ये हो जाता है 1। तो यहां बचा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? ए सदिश का परिमाण, एक्स क्या है? ए सदिश का एक्स वाला परिमाण, और ए वाई क्या है? ए सदिश का वाई वाला परिमाण। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। बताओ क्या समझ आया? आपको समझ आया? डायरेक्ट संबंध समझ आया? ए के एक्स घटक का होल स्क्वायर प्लस ए का वाई घटक का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का, मतलब रूट अंडर बराबर ए, या इस रूट को इधर ले आओगे तो ए का स्क्वायर। समझ में आया? तो कोई भी सदिश अगर दिया हुआ है उसका परिमाण निकालना है। जैसे मान लो मैं ये सदिश दे देता हूं ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, तो असल में ये 3 क्या है? ए का एक्स घटक, ए 4 क्या है? ए का वाई घटक। तो मेन ए का परिमाण कितना होगा? मेन ए का परिमाण देखो अभी बताया, यहां से इसको तुलना करो। देखो ए बराबर, इसको ऐसे लिखोगे ना, ये ए एक्स मतलब ये एक्स की दिशा में जो ए का परिमाण है, वाई की दिशा में जो वाई का परिमाण है, इसको ऐसे निकालते हैं तो ए का परिमाण बराबर हो जाएगा एक्स का परिमाण का होल स्क्वायर प्लस वाई के परिमाण का होल स्क्वायर बराबर रूट, तो 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का होल स्क्वायर 16, रूट अंडर 25 बराबर 5 न्यूटन। ये आएगा जवाब आपका। तो यहां से क्लियर है ये रिलेशन। अब आओ पीछे देखते हैं। अगर एक्स वाई जेड तीनों हो, मतलब इसमें क्या है? एक्स, ए का घटक एक्स की दिशा में, ए वाई, ए का घटक वाई की दिशा में, ए जेड, ए का घटक जेड की दिशा में। अब इसका परिमाण निकालेंगे तो परिमाण क्या होगा? जैसे अभी हमने निकाला उसी तरीके से, ए का परिमाण होगा एक्स का होल स्क्वायर, ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। ये आएगा ए का परिमाण। तो यहां पे हमने क्या सीखा? ए का परिमाण निकालना। इससे पहले क्या सीखा था? अभी तक हमने घटक निकालना। घटक कैसे निकालते हैं? तो जिस अक्ष से थीटा एंगल बना रहा होता है उधर का हो जाता है कॉस घटक और उसके अपोजिट वाला हो जाता है साइन घटक। खूब सारे सवाल मैंने करके दिखाए थे आपको यहाँ पे, एक्स घटक और वाई घटक, ठीक है ना। अब उस घटक का होल स्क्वायर करके जब मैंने जोड़ा, तो उस घटक का होल स्क्वायर करके जब मैंने जोड़ा तो इत्तेफाक से मुझे घटक का होल स्क्वायर का जो सम है वो मेन सदिश के परिमाण के होल स्क्वायर के बराबर आ गया। मेन सदिश के परिमाण के होल स्क्वायर के बराबर आ गया। जैसे प्लेन में देखा तो इसको 3D में भी लगा सकते हैं। ए सदिश का जो परिमाण होता है, देखो ए सदिश और मॉड लगा दिया, मतलब परिमाण होता है वो होता है एक्स अक्ष के दिशा में जो परिमाण है उसका स्क्वायर प्लस वाई अक्ष की दिशा में जो परिमाण है उसका स्क्वायर प्लस जेड अक्ष की दिशा में जो परिमाण है उसका होल स्क्वायर। असल में आप देखेंगे परिमाण निकालने का मतलब यह है कि आपको वेक्टर का, सदिश का एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में और जेड अक्ष में परिमाण दिया हुआ था, उसको जोड़ के मेन परिमाण निकाल लिया आपने, ठीक है ना। यह हुआ जोड़ना, उसके घटक को जोड़ के मेन परिमाण निकाला। और इससे ये मैंने पढ़ा था घटक लेना। घटक लेने में क्या होता है कि मेन परिमाण आपको पता होता है, ए का परिमाण आपको पता, उसको तोड़ना, एक्स अक्ष में तोड़ दिया, वाई में तोड़ दिया, जेड में तोड़ दिया। तो वेक्टर में बेसिकली अभी तक क्या सीख रहे हो आपने? सबसे पहले क्या सीखा? वेक्टर होता क्या है, वेक्टर में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर आपने क्या सीखा? दो वेक्टर के बीच में कोण कैसे निकालते हैं। फिर आपने वेक्टर की दो मुख्य बातें सीखी थी, उसको पैरेलल आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। फिर आपने सीखा था वेक्टर्स के प्रभाव, वेक्टर के प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो यहां पे मेन इंपॉर्टेंट चीज आप क्या देख रहे हो कि दो वेक्टर को तोड़ना, मतलब सॉरी एक वेक्टर को उसके घटक में तोड़ना, और घटक अपने को पता है तो उसको जोड़ना। तोड़ना मतलब इसका घटक लेना। जैसे ए पता था, एक्स निकाला, ए कॉस थीटा, ए वाई निकाला, ए साइन थीटा, ये इसको होगा तोड़ना। एक वेक्टर पता था उसको तोड़ दिया, और मुझे ये टूटा हुआ पता है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड पता है, इसको जोड़ दिया। कैसे जोड़ते हैं? तो एक्स एक्सिस का होल स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस के परिमाण का होल स्क्वायर, जेड एक्सिस के परिमाण का होल स्क्वायर का रूट मेन सदिश के परिमाण के बराबर होता है। क्लियर है ये बात? अब इसको पॉज करके बढ़िया से लिख लो, सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं। बढ़िया समझा दिया मैंने, ये सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं ये लिखो ढंग से। ये तो आप लिख चुके थे, नहीं लिखे थे तो यहां पे पॉज करके लिखो अच्छे से। ये सदिश का परिमाण कैसे निकालती है प्रूव कर दिया, और फिर ये लिख लो बेटा,
समझ आ गया ये ढंग से? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित सदिश का परिमाण क्या होता है? निम्नलिखित सदिश का परिमाण हमसे निकालने को बोला गया है। पॉज करके लिख लिया ये। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित सदिश का परिमाण कैसे निकालेंगे? तो ये सदिश अपने को दिया हुआ है। पहला सदिश है आई कैप प्लस जे कैप, इसका परिमाण निकालना है अपने को। तो परिमाण कैसे निकालते बेटा? तो ये सदिश है, इसका परिमाण मान लो कोई सदिश है ए, तो इसका परिमाण है अपने को x पता है, x अक्ष का सदिश, y अक्ष का सदिश, अक्ष का सदिश पता है। ये असल में आई कैप प्लस जे कैप है, मतलब इसका x एक्सिस का परिमाण कितना होगा वो तो मुझे दिया ही नहीं है। x अक्ष का परिमाण कितना होगा ये तो हमें दिया ही नहीं है, तो कुछ नहीं दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ पे अपन मान सकते हैं, देखो सॉरी, ये पहला सदिश था तुम्हारा a सदिश बराबर दिया हुआ था आई कैप प्लस जे कैप, तो ये i में कुछ नहीं तो इसको एक मान सकते हैं, 1 आई कैप और 1 जे कैप। इसका परिमाण निकालेंगे तो x एक्सिस का परिमाण बोलो 1 का होल स्क्वायर, y का परिमाण बोलो 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया √2। ये √2 परिमाण हो गया बेटा। दूसरे का देखिए, दूसरा a सदिश का परिमाण इज इक्वल टू, इसमें x एक्सिस की तरफ है 3, y एक्सिस की तरफ है 4, तो इसको क्या करेंगे x अक्ष का होल स्क्वायर प्लस y अक्ष मतलब 4 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 16 प्लस 9, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, मतलब √25, √25 का मतलब हो गया 5। तीसरा देखिए बेटा, ए सदिश, मतलब यहाँ सब सदिश को मैंने ए सदिश मान लिया है। अब इसके एक हिस्सा में दिशा बताइए कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर। वाई में कितना है बताइए 3, तो 3 का होल स्क्वायर। जेड में कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये होगा बेटा 25 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, तो कितना हो गया ये ढंग से देखिए तो 16 और 9 25, तो ये होगा √50। √50 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 5√2। क्या हो गया ये 5√2। मान लीजिए सदिश है आई कैप जे कैप के कैप, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं, तो इसको 1 आई कैप एक मान सकते हैं जे कैप में और एक मान सकते हैं के कैप में। अगर इसका परिमाण निकालना चाहते हो तो √1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा √3। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का परिमाण हो जाएगा आपका √3। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट देखिएगा, ये अपन ने बात कर लिया था। यहाँ देखिए, यदि एक सदिश आई कैप प्लस 3 जे कैप है, क्या है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तथा दूसरा सदिश है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो एक तीसरा सदिश मुझे सी, एक सदिश बताए जिसका परिमाण a के बराबर है। मतलब सी एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण a के बराबर है, लेकिन वो a के बराबर है तथा दिशा b के समानांतर है। मतलब c वेक्टर मुझे c का मैग्नीट्यूड c इंटू सी कैप चाहिए, एक c वेक्टर चाहिए। c वेक्टर का मैग्नीट्यूड c बोल दूंगा और दिशा c कैप बोल दूंगा। तो ये कह रहा है कि c एक ऐसा सदिश बताए जिसका परिमाण a के परिमाण के बराबर हो। मतलब c का परिमाण c और a का परिमाण a बराबर, मतलब यहां पे तुम a रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और दिशा b के सदिश के समानांतर है, मतलब b कैप। ये जो c कैप है वो b कैप के बराबर है और जो c का परिमाण है वो a के परिमाण के बराबर है। वाह यार, बहुत सही। इस सवाल को कैसे करेंगे आप? इस सवाल को करने का तरीका यह है कि c का परिमाण लिखने का मतलब a का परिमाण लिखना है। a कहां है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? ढंग से देखिए बेटा, परिमाण निकालना आप सीख चुके हैं। 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, कैसे निकालेंगे परिमाण? 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा √13। ए का परिमाण हो गया। अब बी का दिशा कैसे निकालेंगे? क्या मुझे सदिश पता है? ये देखो सदिश पता है, इसका दिशा कैसे निकालेंगे? तो एक बात बताओ, बी वेक्टर को तो ऐसे ही तो लिखते हो ना, बी का परिमाण इंटू बी का दिशा, तो ये रहा बी का दिशा बराबर बी वेक्टर बटा मॉड ऑफ बी, मतलब बी का परिमाण। हाँ सर, बात तो सही है, बी का परिमाण हो जाएगा ये। तो अब अपने को क्या करना है, बी वेक्टर को लिखना है और बी के परिमाण से भाग देना है। बी का परिमाण कितना हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, कई बार निकाल चुके 5 होगा, तो ये बनेगा आपका 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, वी वेक्टर पूरा का पूरा बटा 5। ये आ गया बी वेक्टर का दिशा। ये क्या आ गया? बी वेक्टर का दिशा। यहां पे रख दो, तो सी वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा ए वेक्टर का परिमाण कितना है √13, क्या लिखेंगे आप √13 इंटू बी कैप कितना है देखिए बेटा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप बटा 5, तो ये हो जाएगा √13 बटा 5 को आप बाहर लिख सकते हैं, √13/5 को बाहर लिख सकते हैं, ब्रैकेट में बनेगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये आया आपका सी वेक्टर। इस सी वेक्टर की क्या खास बात है? इसका नेट परिमाण निकालिए, इसका परिमाण ए सदिश के परिमाण के बराबर आएगा और इसका दिशा देखेंगे तो इसका दिशा बी के समानांतर आएगा।
क्लियर है बेटा, बढ़िया सवाल है, ढंग से लिखिए इसको। नेक्स्ट देखिएगा, इकाई सदिश पे प्रश्न। इन सदिश के दिशा में एकल सदिश बताए। इन सदिश मतलब ए सदिश, बी सदिश, ये रहा आपका बी सदिश, ये रहा आपका सी सदिश, ये रहा आपका डी सदिश, ये कई सारे सदिश है ए बी सी डी। इस सदिश के दिशा में मतलब इसी सदिश के दिशा का एकल सदिश बताए। एकल सदिश मतलब इकाई सदिश, कभी कभी एकल सदिश इकाई सदिश मतलब इकाई सदिश को एकल सदिश लिख देते हैं। अब ये ए सदिश है 3i कैप प्लस 4j कैप, इसी के दिशा में कोई एक वेक्टर बताना है, इसका एकल सदिश बनाना मतलब बताना है, मतलब एकल सदिश इसका परिमाण तो एक होगा और दिशा इसके दिशा की तरफ होगा, मतलब असल में मुझे एक सदिश का दिशा बताना है। तो ए सदिश को आप लिखेंगे कैसे, फिर से आपको समझाते हैं। ए सदिश को लिखते हैं आप ए इंटू ए कैप, इसका दिशा बताना है, मतलब आप लिखेंगे ए कैप बराबर क्या लिखेंगे आप, ए कैप बराबर ए सदिश बटा ए का परिमाण। ए सदिश बताइए कितना है, ए सदिश है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप, ए सदिश है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप, और ए का परिमाण कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए का मतलब सॉरी 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बेटा, x का घटक और y का घटक, तो क्या लिखेंगे रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर मतलब रूट 25 हो जाएगा। रूट 25 का मतलब हो गया ये 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप, ये आ गया आपका इकाई सदिश। ये क्या आ गया आपका इकाई सदिश। दूसरा देखिए, ये सदिश है, इसका इकाई सदिश निकालना है, बहुत आसान है बेटा। क्या हो जाएगा, बी कैप बराबर हो जाएगा, बी कैप बराबर हो जाएगा बी वेक्टर बटा बी का परिमाण। बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है 12i कैप माइनस 5j कैप बटा इसका परिमाण क्या होगा 12 का होल स्क्वायर 144 प्लस 5 का होल स्क्वायर 25, इसको सम करेंगे रूट 169 13 आ जाएगा, तो ये आएगा 12i कैप माइनस 5j कैप बाई 13। अब यहाँ से देखिए सी कैप कैसे निकलेगा, बहुत आसानी से निकलेगा सर। सी कैप बराबर हो जाएगा सी वेक्टर, मतलब सी वेक्टर है क्या, ढंग से देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका परिमाण रूट 3, अब ये भी निकाला था हमने। ये डी कैप तो अब निकाल लेंगे आप, डी कैप बराबर हो जाएगा डी वेक्टर बटा डी का परिमाण, डी का परिमाण हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, जे कैप के कैप है तो 64 और 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा आपका 64 और 5 6 66, ये वेक्टर बटा 66 इसका परिमाण। समझ में आ गया इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, बेसिक ये बात आपको समझ आ गया। एक सदिश जिसकी दिशा इस तरफ है क्या अनुदिश है, एक सदिश जिसकी दिशा -2, 4, 2 के अनुदिश है तथा लंबाई 6 है, तथा लंबाई उसका 6 है, तो सदिश बताएं। अब यहां पे ढंग से देखिएगा, ये सदिश कहां है, ये तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है -2, 4, 2, तो मूल बिंदु के सापेक्ष में इसको वेक्टर के फॉर्म में आप लिख सकते हो निर्देशांक को। इसका कहने का मतलब क्या है, निर्देशांक का मतलब क्या होता है, -2 का मतलब है x में -2, y में 4 और z में 2, तो इस सदिश को आप ऐसे लिख सकते हो, मान लो कोई a सदिश है तो इसको लिख सकते हो -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, इसको इस तरह से लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो ये कह रहा है एक सदिश जिसकी दिशा इस तरफ है, मतलब इस सदिश की दिशा अपने को निकालना है, तो दिशा हमेशा होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। सदिश क्या है, -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, इसका सदिश लिख दीजिए एज इट इज, इसका सदिश आप एज इट इज लिख देंगे तो ये होगा -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, एज इट इज लिखेंगे आप बटा इसका परिमाण हो जाएगा रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, तो ये बनेगा आपका -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप बटा रूट अंडर 24। तो क्या है ये, है क्या, ये सदिश है, ए है, ए का परिमाण है, कि दिशा है, तो एक वेक्टर को ए के परिमाण से भाग दे दिया तो ए का दिशा बन गया, मतलब इस निर्देशांक के सापेक्ष जो दिशा होगा वो ये हो गया, मतलब इसी दिशा में दूसरा वो सदिश है। और कोई रिक्वायर्ड सदिश मान लो सी है, सी का परिमाण सी और सी का दिशा सी कैप, तो इसकी लंबाई जो इसका परिमाण है वो 6 है, तो परिमाण तो 6 लिख दो और दिशा ये लिख दो -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप वेक्टर रूट अंडर 24। असल में आप ढंग से देखोगे तो इसके पास सिर्फ दिशा है, इसका परिमाण निकालने की कोशिश करोगे तो 1 आएगा। कैसे निकाल के देख लो, इसका परिमाण 1 आएगा। कैसे परिमाण 1 आएगा, तो जब इसका परिमाण निकालोगे रूट 24 तो कॉमन हो गया, बाहर रख लो, इसका परिमाण निकालो तो रूट 24 ऊपर आएगा, रूट 24 नीचे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेन असल में सी वेक्टर आपका यही आ जाएगा। क्लियर है क्या, ये बात समझ आया। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक सदिश है ए,
अगर कोई सदिश ए है, उसका x मतलब x की दिशा में घटक लेना है मुझे, इसका x में प्रभाव देखना है। मान लो इस सदिश का परिमाण है a और इसका दिशा a कैप, इधर है ये सदिश मेन। अब इसका x की तरफ घटक लेना है। अगर एंगल x एक्सिस अल्फा दिया हो तो इसको ax बराबर क्या लिखूंगा, a cos अल्फा। a cos अल्फा होगा a की तरफ, हाँ कोई बुराई नहीं है। और इसकी लंबाई होगी यहां से यहां तक, ये देखो यहां से यहां तक। इसका घटक ऐसा नहीं होगा कि ये सदिश और इसका घटक यहां तक चला गया। अरे घटक इसका जो होता है ना वो यहां से यहां तक ही होता है, तभी तो ये ट्रायंगल बनेगा, 90 बनेगा और थीटा बनेगा, तभी तो cos sin थीटा आप लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो देखिए, और इधर की तरफ जो घटक होता अल्फा कोण के हिसाब से, तो इधर जिधर कोण बनाता है उधर cos घटक लेते हैं, उसके तरफ साइन लेते हैं, तो ए साइन अल्फा उधर होता। लेकिन इधर से एंगल बीटा दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, बीटा का टर्म्स में लेंगे। तो इधर एंगल बीटा है, तो जिधर एंगल होता है उधर cos वाला घटक होता है, तो इधर ए वाई क्या हो जाएगा आपका, ए वाई हो जाएगा आपका ए cos बीटा। और मान लो जेड अक्ष के साथ वो गामा बना रही है 3xyz स्पेस में, तो इधर ए जेड हो जाएगा आपका ए cos गामा। क्या हो जाएगा बेटा, ए cos गामा ए जेड। अब ढंग से देखा जाए तो यहां पे ये जो ट्रायंगल बना, ये हुआ ए वाई को मैं यहां लिख लेता हूं अगर, तो ये हुआ ए वाई, ये हुआ ए एक्स, ये हुआ ए वाई और ये होगा ए जेड, और ये नेट वेक्टर बना। तो यहां से cos अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, cos अल्फा को मैं लिख सकता हूं आधार बटा कर्ण। आधार है इसका ए एक्स, इस त्रिभुज का आधार है ए एक्स और कर्ण है इसका ए। तो अल्फा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स ए एक्स बटा ए, जहां पे ये अल्फा क्या है, अल्फा है एक्स अक्ष तथा ए सदिश के बीच का कोण, ए सदिश के बीच का कोण। इसी तरीके से अगर मैं वहां पे ऊपर इमेजिनरी ट्रायंगल बनाऊं, ये एंगल बीटा है, तो cos बीटा क्या होगा, ढंग से देखिएगा, cos बीटा क्या होगा, बोलो cos बीटा होगा बेटा आधार। तो ये रहा इसका आधार और ये रहा कर्ण। अरे ये ट्रायंगल बन गया ना 90 डिग्री, ये रहा आधार, ये रहा कर्ण, ये एंगल 90 डिग्री। तो यहां से देखिएगा तो बताइए cos बीटा इज इक्वल टू आधार ए वाई बटा कर्ण ए। तो cos बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ए वाई बटा ए। बीटा क्या हो गया, ए सदिश तथा वाई अक्ष के बीच का कोण। उसी तरीके से यहाँ पे गामा निकाल सकते हो डायरेक्ट, गामा हो जाएगा cos इनवर्स ए जेड बटा ए। अब ध्यान से इन तीनों पे देखिएगा, कंसेप्ट तो आप समझ गए, आप इसको याद रखना पड़ेगा। बताइए अल्फा एक्स एक्सिस के साथ अगर कोण बना रहे हैं तो अपन कैसे लिखेंगे, ए बराबर cos इनवर्स मतलब cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स मतलब ए का एक्स घटक बटा ए। देखो, और कोई भी जो cos अल्फा साइन अल्फा जो होता है हमेशा एक से कम होता है, तो ऐसा आप नहीं लिख सकते हो कि a बटा एक्स। अब लॉजिकली सोचो, अगर a बटा एक्स लिखा और एक्स हमेशा a से कम होगा, घटक तो हमेशा कम होता है मेन वेक्टर से, तो ये कम है ऊपर वाला ज्यादा, तो ये एक से ज्यादा होगा, और cos अल्फा की वैल्यू एक से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकती, मतलब ये गलत हो गया। तो लॉजिकली भी अगर आप थोड़ा याद रखें, अगर x से कोण बना रहे अल्फा, तो cos अल्फा बराबर क्या लिखना है अपने, एक्स बटा ए। cos बीटा बराबर क्या लिखना है, ए वाई बटा ए। और cos गामा बराबर cos गामा बराबर क्या लिखना है, ए जेड बटा ए। तो ऐसे अल्फा बीटा गामा डायरेक्ट निकल सकता है। और इस पे बहुत खास सवाल पूछा जाता है। सवाल कैसे पूछा जाता है, देखिए, यदि ए सदिश बराबर ये लिखा है, ए सदिश इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा है, क्या लिखा है बेटा, यदि ए सदिश बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5 कैप है, तो ए सदिश तथा जेड अक्ष के बीच का कोण बता। किसका कोण, जेड अक्ष का, मतलब ये गामा पूछ रहा है। गामा बराबर क्या होगा, cos इनवर्स ए जेड बटा ए। बस कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत से आंसर आ जाएगा, cos इनवर्स ए जेड की वैल्यू क्या होगी, मतलब ए सदिश का जेड घटक है आपका 5। बहुत बढ़िया। और मेन ए क्या होगा, तो ए सदिश तो ये पूरा ही है, ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ए पूरा सदिश है। इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, तो इसका परिमाण बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अपन, रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 5, और नीचे याद कर ढंग से कैलकुलेट करोगे तो 5√2, 5 से 5 कटेगा, तो गामा बराबर आ गया आपका cos इनवर्स 1/√2। इस cos इनवर्स को इधर लोगे तो cos गामा बराबर 1/√2, मतलब गामा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। मतलब ये जो सदिश है, ये सदिश a बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, वो जेड अक्ष से, किससे, जेड अक्ष से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पूछता ये
कोई वेक्टर बता दिया, बोला कि एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से एंगल बताओ, तो ये रहा आपका प्रूफ। और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। आपको क्या पुट करना है? फॉर्मूला। फॉर्मूला बड़ा आसान है, कॉस के टर्म्स में होता है। किसके टर्म्स में होता है? कॉस के टर्म्स में होता है फॉर्मूला। अब चलो आओ देखते हैं यहाँ पे। a बराबर 12 i कैप प्लस 16 j कैप है। तो इस a का x तथा y अक्ष के साथ कोण बताएं। तो अल्फा होता है, cos अल्फा होता है x अक्ष के साथ कोण। तो आप कैसे लिखेंगे? cos अल्फा ही लिख लीजिए आप। ये क्या होगा? ax बटा a। और बड़ा आसान है यार, कुछ भी टर्म नहीं है, जिसके साथ एंगल बताना उधर का कंपोनेंट cos होता है। तो बताओ a cos अल्फा बराबर x होता, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x बटा a। x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी 12, x की वैल्यू होगी 12 बटा रूट अंडर क्या होगा? तो ये हो जाएगा बेटा 12 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। इस तरीके से लिख लो, इसको सॉल्व कर लोगे एंगल आ जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? कॉस गामा कैसे निकालेंगे? तो कॉस मतलब अल्फा निकाल लिया अपन ने, कॉस बीटा, वाई एक्सिस के साथ कौन सा बनता है? बीटा। बीटा क्या होगा? ए वाई बटा ए। बहुत आसान है, ए वाई बटा ए, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। यदि एक सदिश, क्वेश्चन देखिएगा बेटा, यदि एक सदिश ए, यदि एक सदिश ए एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष, मतलब ए एक्स वाई जेड तीनों में इसका कंपोनेंट होगा। एक सदिश ए एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ अल्फा बीटा तथा गामा कोण बना रहा है, गामा कोण बना रहा है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का मान बताएं। साथ में आपसे यह भी पूछेगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा का मान बताएं। बहुत बढ़िया सवाल है, मुझे याद आ गया, अभी तो कर रहे हैं अपन। तो यदि एक सदिश ए एक्स अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ तथा जेड अक्ष के साथ अल्फा बीटा तथा गामा कोण बना रही है, तो cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा का वैल्यू होता है। तो याद करो cos अल्फा क्या था? cos अल्फा था, अरे भाई ए सदिश का x की तरफ घटक होता है ए cos अल्फा बराबर x, ए cos अल्फा बराबर x, तो cos अल्फा होगा x बटा a, और cos अल्फा वैसे भी x से कम होता है, तो क्या होगा? ये x बटा a का होल स्क्वायर। ये क्या होगा बेटा? ay बटा a का होल स्क्वायर। ये क्या होगा बेटा? प्लस ए जेड बटा ए का होल स्क्वायर। क्या खास बात है इसमें? कुछ भी नहीं है। अब स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर। ऊपर टर्म क्या आएगा? तो ऊपर टर्म आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। हाँ सर ये तो आएगा, बिल्कुल आएगा। ये क्या आएगा? ए जेड का होल स्क्वायर। अब ढंग से देखिएगा, तो एक्स का होल स्क्वायर, ए वाई का होल स्क्वायर, ए जेड का होल स्क्वायर का रूट ए होता है, तो इसका रूट को उधर ले जाओगे तो ये आएगा ए स्क्वायर के बराबर। तो ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। सर ये कहां बताया था? ये यहां बताया था। देखो बेटा ये कहां बताया था? यहां बताया था। देखो इधर ये बताया था अपन ने, ओ मिटा दिया अपन ने। यहां देखिए, ये देखिए, यही तो परिमाण निकालने का तरीका होता है। देखो एक्स का होल स्क्वायर, ए वाई का होल स्क्वायर, 2 था तो 2 आएगा, 3 होता तो ए जेड का होल स्क्वायर बराबर ए आ जाता। क्लियर है बात? तो यहां देखो, इसीलिए ये यहां पे आ गया। देखो तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। याद रखना, इसको कोसाइन लॉ कहते हैं। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। जहां पे अल्फा बीटा गामा ए सदिश का एक्स वाई जेड के साथ कोण है। अब ये पूछ लेता साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, बताइए कितना होगा? तो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा को क्या लिख सकते हैं अपन? 1 माइनस cos स्क्वायर गामा। तो ये 1 समथिंग समथिंग समथिंग, इसमें 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3, और माइनस हो जाएगा आपका cos स्क्वायर अल्फा नेगेटिव में था, ये भी माइनस 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 कॉमन ले लूंगा, तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये आएगा 3 माइनस 1 बराबर 2, है ना? तो इसको याद रखना है अपने को। क्या आ गया? ये 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या आ गया? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर है बेटा? अच्छे से लिखिए इसको।